गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हरियाणा जीके हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और लगभग 8-10 क्लासेस आपकी हरियाणा जीके की जा चुकी हैं, जिनमें आप लोगों ने हरियाणा में जिले किस तरह बने, किस किस जिले में क्या क्या खास है, पर्यटन स्थल की बात करें, ऐतिहासिक कोई इस तरह का मंदिर है, कोई मस्जिद है या कोई गुरुद्वारा है, तो हमने थोड़ा थोड़ा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन इन सब चीजों के बारे में जान लिया, देख लिया। अब ऐसी उम्मीद मुझे है कि तुम्हें हरियाणा थोड़ा बहुत सा समझ में आने लग गया होगा। हरियाणा के 22 जिले हैं, एक एक करके धीरे धीरे करके आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना तो पंजाब का 35% हिस्सा हमें मिला। उस 35% में हमने 7 जिले बनाए थे, घर JKM, यानी गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। फिर टाइम बीतता गया, 1972 में हमने 2 जिले नए बनाए, 22 दिसंबर को सोनीपत और भिवानी। फिर 23 जनवरी 1973 को हमने एक नया जिला बनाया, कुरुक्षेत्र। फिर 75 में हमने बनाया सिरसा, आजादी के ठीक 11 दिन बाद, यानी 26 अगस्त 1975 को सिरसा आपका जिला बना। इसके बाद 79 में आपका 12वां जिला बना था फरीदाबाद। फरीदाबाद प बताया था ना, ये 15 अगस्त 1979 को। फिर 10 साल का एक ब्रेक आया और फिर 1 नवंबर 1989 को KRPY 4 जिले आपके बने, जिनमें से जो ये अपना पानीपत था ये 1991 में वापस जाके चिपक गया था करनाल के हिस्से में। बाहोली में जो अपना ये पेट्रोकेमिकल हब बनाया था, पहले ये करनाल में बनाया गया था क्योंकि वो गांव पहले करनाल में स्थित था, लेकिन बाद में पानीपत बना तो वो पानीपत कहलाने लगा। फिर 1991 में ये उसके साथ गया जुलाई में, 24 जुलाई, और फाइनली जाके 1992 के जनवरी में ये जो अपना पानीपत है ये पूरी तरह से अलग हो गया और आज तक एज इट इज अलग ही है। तो फिर कृपा हुई थी KRPY 1989 में। इसके बाद 1995 में 95 पंचकुला, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला आपका जिला बना। फिर 97 में F और J, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर आपके जिले बने। इस तरह करते करते 97 तक आपके बहुत सारे जिले आ चुके थे। फिर 4-4-5 को, यानी 4 अप्रैल 2005 को आपका सत्यमेवपुरम, जिसको मेवात नाम मिला और अब उसका नाम है नूह, ये बना। और 2008 में पलवल, 15 अगस्त 2008 को पलवल 21वां जिला, और सबसे नया जिला आपका बना है नवंबर 2016 को, 16/11/2016 को 22वें जिले के रूप में आपके सामने निकल कर आया चरखी दादरी। दादुर के नाम पर इसका नाम दादरी, मेंढक की अधिकता हुआ करती थी, कहते हैं यहाँ एक तालाब में। कहीं लिखा है कि ये पृथ्वीराज के बेटे ने, जो तीसरे नंबर के बेटे थे बिल्वराज, उन्होंने भी बसाया था। तो अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। चलिए, ये सब हम लोगों ने जान लिया। बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर हमने देखा कि कहाँ का क्या फेमस है। तो एक माइंड में तुम्हारे में एक मैप छप गया होगा, जिसमें सबसे ऊपर के 4 जिले अगर कोई कहे तो तुम्हें सीधे पता हो। सबसे ऊपर पंचकुला, उसके साइड में अंबाला, उसके साइड में यमुनानगर, और अंबाला यमुनानगर के नीचे की तरफ आता है कुरुक्षेत्र। ये एक पट्टी है, एक मंडल है। कुरुक्षेत्र के 2 पैरों की तरह ऊपर कैथल, नीचे करनाल, और करनाल के नीचे अपना पानीपत, ये दूसरी पट्टी है। फिर बड़ी पट्टी की तरफ अगर चलें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद तीसरी पट्टी। चौथी पट्टी में आप बिल्कुल बीच वाले हिस्से को देख पाते हैं, जिसमें रोहतक अगर हम बीचों बीच मानते हैं तो उसके एक तरफ देखें तो सोनीपत, दूसरी तरफ देखें तो अपना ये चरखी दादरी और भिवानी, और नीचे देखें तो झज्जर। इसके और नीचे चलते हैं तो एक छोटी सी बेल्ट मिलती है हमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की, और उसके और नीचे जाते हैं तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह। इस तरह करके पूरा आपके दिमाग में अब एक मैप बना हुआ होना चाहिए, ताकि आप फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा जिला किसके करीब पड़ता होगा। आज इन सब चीजों को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्लासेस ली तो 2-3 दिन तक किताब से कुछ नहीं पढ़ाया, ना ही बोर्ड पे कुछ पढ़ाया, तब सिर्फ वैसे ही समझाई थी चीजें। तो उसी समझ को अब हम आगे किताबी भाषा के रूप में देखेंगे, ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना रहे। तो हम हरियाणा के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा जो बना था ये एकदम से नहीं बना हरियाणा, बल्कि हरियाणा को बनने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और इतिहास गवाह है कि 1925 से लेकर लगातार 28, 31, 32, जब तक देश की आजादी सिर पे लग रहा था कब आएगी, उसी दौर में 1925 में, 1925 में पहली बार मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में मुस्लिम लीग, जो कि मेनली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही काम करने के लिए बनाई गई थी, इनका एक अधिवेशन हुआ, और इसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन, कहीं कहीं लिखा है सिर्फ
मोहम्मद हुसैन, वो वही आदमी है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने एक तरह से अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने डिमांड उठाई कि भाई इस तरह से जो हरियाणा का हिस्सा है ना, अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के इधर भी हम हैं हरियाणा, इधर भी और इधर भी, तो दिल्ली में एक बैठक होती है और वो कहते हैं कि जो पंजाब के साथ जो ये हिस्सा हरियाणा का हमने उस टाइम पे 57 की क्रांति के बाद से ना, 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति में आप अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब ने साथ नहीं दिया था। कारण था पंजाब के 5वें और 9वें गुरु, 10 ही तो गुरु हैं, 5वें और 9वें गुरु का मर्डर हुआ था, और उस मर्डर में सबसे बड़ा हाथ था मुगल बादशाहों का। जहांगीर ने मरवाया था 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को, और तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, इनका सर कलम करवाया था औरंगजेब ने। तो कहीं ना कहीं मुगलों के प्रति उनके मन में एक नेगेटिविटी थी, और उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। कैसे? उन्होंने पंजाब की तरफ के लोगों को ये कहा कि तुम क्यों लड़ रहे हो 57 की क्रांति कहने के लिए, क्योंकि तुम देखो इस क्रांति का हेड कौन है। इस क्रांति का हेड था बहादुर शाह जफर, जो कि किसका खून है? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का मेन लीडर तो यही था, और इसमें किसका खून था इसकी रगों में? उन मुगलों का, जिन्होंने कि तुम्हारे गुरुओं को मारा। तो तुम कैसे इनका साथ दे सकते हो? ऐसे इनको गलत तरीके से बात को रिप्रेजेंट करके, और पंजाब में क्रांति नहीं हुई थी इसी कारण से। लेकिन आप देखो, अंबाला से स्टार्टिंग की कोशिश की गई थी, वो अलग बात है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई, गुड़गांव में पहुंची, क्योंकि दिल्ली का असर तो था ना। अब हरियाणा के इलाके पे तो दिल्ली का असर था, लेकिन पंजाब को देखे तो वो क्रांति में शामिल नहीं था। बाद में अंग्रेजों की ये चाल थी कि हरियाणा क्योंकि दिल्ली में क्रांति में दिखाई दिया था एक्टिव, तो इस हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना देते हैं, और क्रांति के बाद हरियाणा पंजाब का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया, तो पंजाब के प्रभाव में रहेगा। दिल्ली अलग हो गया, पहले तो एक टाइम पर दिल्ली अलग था, बाद में तो दिल्ली इसके साथ ही था, लेकिन फिर भी दिल्ली से अलग कर दिया गया। बीच बीच में 1925 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, और यहाँ पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने ये डिमांड रखी कि भाई पंजाब से हरियाणा को अलग कर दो, क्योंकि हरियाणा की बोली, यहाँ का खान पान तो चलो मान लेते हैं भाई, वहां भी दूध दही का हमारा भी, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी जो सोच विचारधारा है वो बिल्कुल अलग थी हरियाणा की। तो ये बार बार डिमांड उठी 1925 में। फिर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, 1928 में सब दलों का एक सम्मेलन हुआ था। ये दो हुए थे, एक बंबई में एक दिल्ली में, तो दिल्ली वाले की बात कर रही हैं। सर्वदलीय सम्मेलन, सब दलों का एक सम्मेलन हुआ दिल्ली में, और इस सर्वदलीय सम्मेलन में भी सबने कहा कि हाँ, हरियाणा और पंजाब को अलग कर देना चाहिए, पंजाब से हरियाणा को अलग करके और दिल्ली में मिला दे, ये डिमांड उठी। लेकिन वही बात है कि देश की आजादी सबसे बड़ा मुद्दा था, कौन हरियाणा की बात ज्यादा दिनों तक करने वाला था। तो ये बात आई गई टाइप हो गई। यहाँ पे अध्यक्ष थे आपके मोतीलाल नेहरू। फिर 1931 में जब सेकेंड आरटीसी हुई थी लंदन में, वहां भी ये मुद्दा उठा। सोचो, लंदन में आरटीसी में ये मुद्दा उठा कि अंबाला डिवीजन को पंजाब से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। अंबाला मतलब हरियाणा का हिस्सा था, तो इसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि ऐसे एक बार बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए काम भी तो होना था ना। 1932 में दीन बंधु एक बहुत बड़े लीडर थे। दीन बंधु, एक तो दीन बंधु मित्रा है जिसने नाटक लिखा है नील दर्पण, ये दीन बंधु गुप्ता हैं। इन्होंने भी ये बड़े लेवल पे ये डिमांड उठाई कि भाई इस तरह से करके हरियाणा को अलग कर देना चाहिए। लेकिन इन सब डिमांड्स के बावजूद भी कुछ लोग नहीं चाहते थे कि दिल्ली, ये हरियाणा जो है पंजाब से अलग हो। इनमें अगर बड़ी बात करूं तो आर्य समाज नहीं चाहता था, ये विरोधी था। जनसंघ पार्टी नहीं चाहती थी कि हरियाणा अलग हो, जनसंघ पार्टी। और हिंदू महासभा भी नहीं चाहती थी। हिंदू महासभा, कितनी अजीब बात है ना। जो मुस्लिम लीग है वो कह रही है कि इनको अलग कर दो, लेकिन हिंदू महासभा कह रही है कि कोई जरूरत नहीं है अलग करने की। ये तीनों एंटी थे, विरोधी थे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको इनको अलग करने की, और जानबूझ के इनको बंटवारा मत करो इनके बीच में। खैर, ये बात ठीक है, सुनी, अभी कभी दिमाग में डल गई एक विचार के रूप में, लेकिन फाइनली हम लोग उनसे अलग नहीं हो पाए, और ये साथ हमारा लंबा चलता रहा। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद ये बात उठी कि राज्य बनाने पड़ेंगे। सब लोग जानते थे कि राज्य बनाने पड़ेंगे। इन राज्यों के गठन के लिए एसएन धर के अंडर एक समिति बनी। उसने कहा कि भाषा के आधार पर भारत का डिवीजन करना गलत होगा, और हम तो यही मुद्दा उठाने वाले थे कि भाषा के आधार पर हम पंजाब से अलग हैं तो हमें अलग कर दो, यानी हमारी बात तो वहीं कट गई, बात उठा ही नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात, 1948 की घटना, 49 में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल
और पट्टा भी सीतार मैया, जेवीपी समिति बनी, जेवीपी कमेटी बनी, इसने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर चोट भी लग रही थी कि अगर भाषा के आधार पे हम नहीं बन सकते तो हम किस आधार पे बनेंगे, फिर तो हरियाणा पंजाब से अलग होगा ही नहीं। यानी 25 की, 28 की, 31 की, 32 की जो डिमांड थी वो रखी रह जाने वाली है, क्योंकि आजादी के बाद ये बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है भाषा के आधार पर इंडिया को अलग करने की। लेकिन 1953 में हमारे देश में एक राज्य गठित हो गया, वो पहला स्टेट था, पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, और आप अच्छी तरह जानते हैं वो आपका राज्य था आंध्र प्रदेश। जब ये राज्य बना ना तो थोड़ी थोड़ी हमारे मन में एक वो हुआ कि शायद हमें भी अलग किया जा सकता है, और इस राज्य के बनने के बाद भाषाई आधार का मुद्दा देश में उठेगा, ये बात क्लियर हो गई। फजल अली नाम के एक जस्टिस थे, फजल अली रिटायर्ड न्यायमूर्ति थे, इनके अंडर एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग, जिसमें कि 3 आदमी मेन थे, एक फजल अली खुद, एक इसमें पणिक्कर थे और एक हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 आदमी हैं। पूरे देश का इन्होंने एक सर्वे किया और इनको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये, उस रिपोर्ट को बनाने के लिए हरियाणा रोहतक भी आए थे। तो रोहतक में हमारे जो हरियाणा साइड के लीडर्स थे, इन्होंने इनकी अच्छी आओ भगत की, चाय पानी पिलाया, भाई इनको दलीलें दी कि देखिए जी हम तो बिल्कुल अलग हैं, और जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, वो उतना मैच नहीं करता, हमारी बोली मैच नहीं करती, पंजाबी भाषा हमें नहीं आती, और हम कहीं ना हमारा मैच जो है वो बढ़िया नहीं है, आप हमें एक राज्य में ना रखें। ठीक है, इन्होंने सुन लिया, वो सबकी सुनते जा रहे थे। फाइनली 2 साल बाद, 53 में तो ये आए थे, 55 में इन्होंने रिपोर्ट दी, और इनकी रिपोर्ट के बेसिस पर 1956 में जब राज्यों की लिस्ट आई ना, राज्यों की और यूनियन टेरिटरी की, तो हमें जैसा लग रहा था कि शायद हरियाणा बना देंगे ये लोग, हमें ऐसा फील हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपके देश में 14 राज्य बने, लेकिन उसमें हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था। किसका नामो निशान आया, किसका नाम आ गया, पंजाब का। तो हरियाणा इनडायरेक्टली किसका हिस्सा मान लिया गया, पंजाब का। कोई बात नहीं, हम पहले भी पंजाब में, तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दिक्कत उठेगी, क्योंकि जो पंजाब का इलाका है ना, इसमें धीरे धीरे करके ये मुद्दा बड़ा बनने लगेगा। बल्कि इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, मैंने बताया भी था आपको पहले भी, जब फर्स्ट डे बताया था, कि एक आदमी थे भीमसेन सच्चर, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला क्या था, इन्होंने कहा था देखो भाई, तुम दोनों की भाषा अलग है, बोली अलग है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम एक ही रहेंगे, पंजाब ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम हिंदी क्षेत्र बुला लेंगे। कोई बात नहीं, हमें कोई अलग करे ना करे, हम इसको हिंदी क्षेत्र मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे पंजाबी क्षेत्र। लेकिन लोगों को ये बात रास नहीं आई, और सच्चर फॉर्मूला जो 1 अक्टूबर, गांधी के जन्मदिन वाले दिन नहीं है, ये याद रखना, 1 अक्टूबर 1949 को जो पेश किया गया था, जनता ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं भाई ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे तुम बंटवारा करोगे हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र का, अगर हम होंगे अलग तो फिर राज्य की तरह से होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो सच्चर फॉर्मूला फेलियर रहा, फेल हो गया। इसके बाद 53 में जो मैंने अभी घटना बताई आपको, फजल अली आयोग वाली, इनके टाइम में भी ये बात हो गई कि हरियाणा अलग नहीं होगा। उस टाइम पर जब ये सब चल रहा था ना, प्रताप सिंह कैरो ये सीएम बन गए, प्रताप सिंह कैरो। अब धीरे धीरे कंडीशंस खराब होती चली जाएंगी। कैसे, पंजाब का जो इलाका था ना, इसमें इन्होंने कंपलसरी कर दिया, जब ये सीएम थे इनके टाइम में कंपलसरी कर दिया कि पूरे पंजाब में सब बच्चों को स्कूल के स्तर पर, स्कूली स्तर पर पंजाबी भाषा पढ़ाई जाएगी, अनिवार्य रूप से पंजाबी भाषा उनका पेपर होगा, उनको सीखनी पड़ेगी। अब ये बात चुभेगी, घर घर में बच्चों को पढ़ना था, और पढ़ते टाइम अगर वो पंजाबी भाषा सीख रहे हैं, आप आज भी देखिए कोई भी जाट परिवार है या किसी भी और जाति के लोग हैं, भाई ठीक है पंजाबी बहुत अच्छी भाषा है, सुंदर भाषा है, लेकिन जबरदस्ती क्यों सिखवा रहे हो, मन करेगा किसी का सीख लेगा, जबरदस्ती एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ, जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, तो ये गलत है। जब ये पंजाबी भाषा थोपने की कोशिश की गई ना, तब फिर इस तरफ के लोग एंटी हो गए कि भाई ऐसे कैसे हमारे बच्चों को तुम पंजाबी पढ़ाओगे, हमें नहीं सिखानी पंजाबी, इतना दिमाग हम पंजाबी में लगवाएंगे, इतना हम अंग्रेजी पढ़वा देंगे, हमारे बच्चों की नौकरी पक्की हो जाएगी। यानी पंजाबी भाषा जब कंपलसरी बना दी गई तो फिर बात सिर पे से गुजरती लगी लोगों को, और धीरे धीरे हरियाणा की अलग से डिमांड बढ़ने लग गई। जब ये हरियाणा की डिमांड बढ़ी तो फिर पंजाब भी पीछे नहीं था, इसने कहा हमें क्या जरूरत है तुम्हें साथ रखने की, और हम अपना पंजाबी राज्य बनाएंगे, या पंजाबी सूबा, पहले स्टार्टिंग में सूबे की बात हुई थी, सूबा भी राज्य प्रांत को ही कहते हैं, तो पंजाबी सूबे की बात उठी, और धीरे धीरे करके उनकी डिमांड भी बढ़ती चली गई। 2 बहुत बड़े आदमी हैं, मास्टर तारा सिंह जी
और एक हैं फतेह सिंह जी। इन दोनों का बहुत बड़ा नाम है, फतेह सिंह जी। इन दोनों ने पंजाब को अलग करने के लिए एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया और फतेह सिंह जी ने तो भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनकी भूख हड़ताल तुड़वाई तारा सिंह जी ने। वो खुद भूख हड़ताल पे बैठे कि सर आप हटो, आप पेश दो, मैं बैठता हूँ। वो बैठे, लेकिन 48 दिन बाद उन्होंने भूख हड़ताल को खत्म कर दिया और इसलिए उनकी बहुत ज्यादा एक बेइज्जती भी हुई कि भैया जब खुद नहीं निभानी थी तो फतेह सिंह को भी क्यों उठाया। बाद में जाके दोनों अलग भी हो गए थे। फतेह सिंह ने बाद में घोषणा की कि अब मैं 15 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठूंगा और अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं सबके सामने आत्मदाह करूंगा, मतलब अपने आप को आग लगा लूंगा। ये बहुत बड़ा मैटर था और ये दिल्ली तक पहुंचा। जब ये सब चल रहा था उसी दौरान हमारे भारत, ये 1965 की घटना है, भारत पाक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध की कंडीशंस खराब थी तो इनको समझाया गया कि देखो भाई अभी तो तुम्हारा देश वैसी दिक्कत में है, तुम और दिक्कत क्रिएट कर रहे हो, गलत है ना। अगर तुम्हें डिमांड करनी है बाद में कर लेना, पहले इनको निपट जाने दो। फतेह सिंह जी मान गए और फतेह सिंह जी ने कहा पहले सबसे पहले देश है, उसके बाद राज्य और सूबे हैं। तो देश के लिए इन्होंने अपने जो वो बताई थी ना कि मैं इतने दिन बाद आत्मदाह करूंगा, वो बात छोड़ दी। फाइनली जाके भारत पाक युद्ध जो है खत्म हुआ और इसके बाद फिर वो डिमांड उठी। अब इतना समझ में आ चुका था कि अब शायद ये बहुत लंबे टाइम तक इकट्ठे नहीं रह पाएंगे और अगर ये अलग नहीं किए जाएंगे तो ये लड़ेंगे मरेंगे। इसीलिए ये बात दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में जो आला कमान इंदिरा गांधी बैठी थी ना, 66 की घटना में तो इंदिरा गांधी थी, तो 66 में तो इंदिरा गांधी आ गई थी। जनवरी में तो एक्सपायर हो गए थे हमारे ये शास्त्री जी। तो 66 तक ये मुद्दा इतना बढ़ गया कि 66 में इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। उससे पहले सरदार हुकुम सिंह ये संसदीय समिति के मुखिया बने थे। सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ये इनको बनाया गया संसदीय समिति का हेड कि सर आप डिसीजन लीजिए, आप देखिए क्या करना चाहिए। तो सरदार हुकुम सिंह ने कुछ दिनों देखा कैसा माहौल है, क्या कुछ जरूरत है। फिर फाइनली इन्होंने कहा भाई अब ये दो हिस्से अलग करने पड़ेंगे, पंजाब और हरियाणा। जितनी जल्दी समझदारी से कर देंगे उतना फायदा, नहीं तो फिर दंगेबाजी होगी, लड़ेंगे मरेंगे और फिर बड़ी दिक्कत आएगी। तो इन्होंने कहा कि अलग तो करने पड़ेंगे, लेकिन कौन अलग करेगा। उसके लिए इन्होंने रिकमेंड किया कि एक आयोग बना दो जिसमें ये जस्टिस वगैरह होंगे, जिनको अकल है, संविधान की समझ है, जिन्हें पता है कि राज्य को क्या क्या जरूरतें होती हैं, अगर किसी राज्य का बंटवारा कर रहे हैं तो किस तरह से उसको इजीली दोनों को फायदे में रखा जाए। तो इसीलिए सरदार हुकुम सिंह के कहने पर एक आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष बने जेसी शाह। इसीलिए हरियाणा का जो निर्माण हुआ है ना, पंजाब पुनर्गठन जो सीमा आयोग था, उसके अध्यक्ष जेसी शाह या शाह आयोग कहलाया। ये पंजाब का दोबारा से गठन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, पंजाब पुनर्गठन दोबारा से गठन आयोग। तो पंजाब पुनर्गठन आयोग का नाम क्या है, जेसी शाह कमीशन या शाह आयोग। इसमें एक ये है, एक इसमें एम फिलिप करके एक दूसरा नाम है और एक इसमें है एस दत्त। इन तीनों ने, क्योंकि छोटा सा एरिया है, अब सोचो पूरे देश में जब इन्होंने 2 ही साल लगाए थे फजल अली ने, तो ये तो बहुत छोटा एरिया था, इसके ऊपर डिसीजन लेना था। इनकी जो ये आयोग गठित किया गया ना, ये अप्रैल में गठित किया गया है, अप्रैल में 23 अप्रैल 1966 को। और बहुत जल्दी 31 मई अगले ही महीने इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कहाँ, संसद में, कि सर ये लीजिए, ये हमारी रिपोर्ट है, ये वाले एरिया जो है पंजाब में रह जाएंगे, ये वाला एरिया हरियाणा को मिल जाएगा। तो उसमें फिर चंडीगढ़ का क्या होगा, सारी चीजें बता दी इन्होंने कि ये वाली तहसील इसमें गिननी है, ये वाली इसमें गिननी है, सब कुछ सोच समझ के प्लान करके बहुत जल्दी इन्होंने सौंप दी। सितंबर में ये पेश की गई, इसके ऊपर बहस हुई लोकसभा राज्यसभा। फाइनली जाके 1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य का उदय हुआ जिसको नाम दिया गया हरियाणा। सेम डेट पर चंडीगढ़ को यूटी घोषित कर दिया गया ताकि न तुम लड़ो और न पंजाब लड़े, दोनों का साझे का काम चल सकता है, साझे की राजधानी चल सकती है, लेकिन कोई ये मत सोचना कि ये हिस्सा मेरा है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित इस दिन बनाया गया, अदरवाइज वो पहले पंजाब का हिस्सा था। तो इस तरह से करके पंजाब का उदय हुआ है। ठीक है, चलो अब पहुंचते हैं वापस से हरियाणा का गठन, पंजाब नहीं सॉरी हरियाणा का गठन और सामान्य परिचय। सारी कहानियां अब किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं क्योंकि पेपर में जो आएगी ना वो किताबी भाषा आएगी। तो हरियाणा का गठन और सामान्य परिचय में फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एंड जनरल इंट्रोडक्शन। पहला, सबसे पहले वर्ष 1925 में, तो 25, 28, 31, 32 ये आपके काम की है। सबसे पहले 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो मेनली मुसलमानों के लिए बनाई गई थी, उसके दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे
जो उसको संभाल रहे थे, मोहम्मद हुसैन। यही पीरजादा मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन का ही पूरा नाम है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। तो सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से निकाल के दिल्ली में मिलाने की मांग कांग्रेस ने नहीं उठाई, मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। दिल्ली में वो ये बात उठा रहे हैं कि भाई इसको अलग कर दो। किससे अलग कर दो? पंजाब से। किस में मिला दो? दिल्ली में। ये कहां हो रही है बात? दिल्ली में ही। देखो, दिल्ली में मिलाने की मांग दिल्ली में ही कर रहे हैं 1925 में। मुस्लिम लीग के ये अध्यक्ष हैं मोहम्मद हुसैन। ठीक है, आगे दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रवादी नेता थे। दिल्ली और हरियाणा दिल्ली में मिलाने की मांग कर रहे थे। यहाँ के नेता थे दीनबंधु गुप्त। इन्होंने 9 सितंबर 1932 को हरियाणा को पंजाब से भिन्न मानते हुए हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया। तो अब देखो, लगातार सुझाव दे रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। पहले 25 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन और अब 32 में दीनबंधु गुप्ता क्या कह रहे हैं कि हाँ, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। तो इसके विरोधी कौन है? आर्य समाज, जो कि मुंबई में बहुत एक्टिव था, बाद में हरियाणा तक पहुंचा। आर्य समाज ने विरोध किया। हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय जी बड़े लीडर थे, इन्होंने मना किया। और जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया। तो इन 3 बड़े दलों ने, हिंदू महासभा ने, आर्य समाज ने और जनसंघ पार्टी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, पंजाब का डिवीजन मत करो। किस किस ने इसके लिए कहा? पहले 25 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, दिल्ली में बैठक थी मुस्लिम लीग की, इसने कहा कि हरियाणा को किसके साथ मिला दो? दिल्ली। फिर दीनबंधु गुप्ता जी ने भी सेम बात कही 32 में। तो फिर इन्होंने क्या कहा? 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी ने कहा नहीं, ये गलत है, पंजाब के साथ ही रहने दो। अब इसके बाद क्या हुआ? हरियाणा एक पृथक होता है, अलग राज्य के रूप में। तो कैसे कैसे बना उसके बारे में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग था। 47 में तो हम साथ ही थे, 66 में जाके अलग हुए ना, पहले हम प्रांत थे, इसी के प्रांत के इसमें शामिल थे। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले 1948 में, अब ये काम के पॉइंट स्टार्ट हो गए हमारे। सबसे पहले क्या बता रहे हैं? आजादी के बाद 1948 में पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह द्वारा उठाई गई। फतेह सिंह, तारा सिंह, ये कह रहे हैं पंजाब अलग कर दो, हरियाणा अलग कर दो। 1 अक्टूबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नहीं है, ये गांधी का जन्मदिन नहीं है, पेपर में इसको आधे लोग 2 अक्टूबर टिक करते हैं। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर, भीमसेन सच्चर ने बताया था फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला के तहत पंजाब को 2 क्षेत्रों में, एक पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, परंतु जनता ने इसे अस्वीकार किया। और यहाँ सबसे बड़ी ताकत किसके हाथ में है? जनता ने कहा भाई ये कोई तरीका नहीं है, हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र, या तो राज्य बनाओ, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है सच्चर फॉर्मूले की। तो सच्चर फॉर्मूले का विरोध में जनता आ गई। अब आगे क्या हुआ? भारत सरकार ने भाषा और संस्कृति के आधार पर, अब भारत सरकार ने क्या किया? भाषा और संस्कृति, तभी तो हम कहते हैं कि भारत में जो राज्य बने हैं वो भाषाई आधार पर बने हैं। राज्यों का पुनर्गठन, दोबारा से गठन करने के लिए दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली, ये जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे बहुत बड़े, की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। इस आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर तुम इसको डिटेल से पढ़ोगे, दिसंबर 1955 में इनकी रिपोर्ट आ गई थी, 56 में उस पर इन्होंने बहस के लिए उसको रख दिया था और फिर 56 में जाके राज्य बन गए थे। ठीक है, तो ये फजल अली आयोग, ये देश के लिए काम करेगा। जेसी शाह आपके लिए काम करेगा, हरियाणा के लिए। अब क्या हुआ इसके बाद? केंद्र सरकार ने अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला के द्वारा पंजाब प्रांत को पंजाब और हरियाणा को 2 क्षेत्रों में, सेम काम तो सच्चर ने किया था, सच्चर के लिए तो जनता विरोध में आ गई थी, अब सेम काम ये करेंगे 56 में, वो हुआ था 48 में। अब ये काम कब हो रहा है देखो, तो 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, 24 जुलाई 1956 से लागू कर दिया। पूरे देश में 14 राज्य बने, हमारे राज्य को कह दिया, मतलब पंजाब को 2 क्षेत्र हैं। 65 में लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष, ये काम का है, हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनी। ये डिवीजन करने की अब इनकी औकात नहीं, क्योंकि ये हो सकता है उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन ये विचार कर रहे हैं कि क्या हरियाणा को अलग करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा आयोग, या जरूरत नहीं है। तो ये विचार करने के लिए संसद के मेंबर्स हैं इसमें। वर्ष 1965 में संत फतेह सिंह, जैसे पहले तारा सिंह थे अब फतेह सिंह, ने पंजाबी सूबे की स्थापना, इन्होंने क्या कहा? हमारे लिए पंजाबी सूबा बनाओ
की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की। परंतु पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में 65 में हमारी और इनकी लड़ाई हुई ना, तब शास्त्री जी आपके देश के पीएम थे, तो युद्ध की स्थिति के चलते ये इन्होंने उस बात से ये हट गए थे। फिर क्या हुआ देखो, के कारण उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर लिया। तो किसने अनशन किया था? संत फतेह सिंह ने। कौन से सन में? 65 में। लेकिन पाकिस्तान के युद्ध के कारण फिर इन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, देश पहले है, सूबे बाद में बनते रहेंगे। अब 23 अप्रैल, बहुत काम की डेट, 23 अप्रैल 1966 में हुकुम सिंह समिति की सिफारिश, जो संसद की समिति है, उसकी सिफारिश के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनको भी तो समझ ज्यादा होती है ना भाई, ये पढ़े लिखे होते हैं, इनको सारी चीजों की अकल होती है, तो न्यायाधीश रहे थे जेसी शाह। इनकी अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग, पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग पहली बार बन रहा है। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जो फजल अली वाला था, अब स्पेशल पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग, यानी पंजाब को दोबारा से गठित करने के लिए एक आयोग बना रहे हैं, जिसका अध्यक्ष कौन है? जेसी शाह। देश का आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली। उसमें भी 3 आदमी थे, इसमें भी 3 आदमी है, का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य थे ये एस दत्त है, जो एक लिखा है इसको एस बना लेना, एस दत्त और एम फिलिप, यानी 3 आदमी पंजाब पुनर्गठन राज्य के लिए जो किया गया है आयोग, उसमें मेंबर्स हैं, और 3 ही आपके देश में थे। वो 3 थे पणिक्कर, कुंजरू और फजल अली। और अब 3 कौन कौन है? जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। ठीक है, ये 66 में किसकी सिफारिश के बाद बनाई है? हुकुम सिंह। कौन हुकुम सिंह? लोकसभा के अध्यक्ष थे, संसदीय समिति के मुखिया थे। उस समिति ने कहा भैया पढ़े लिखे लोगों को बुला लो, बैठा लो, बंटवारा तो करना पड़ेगा, लेकिन वो बंटवारा कायदे से हो जाएगा अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो। अब पंजाब पुनर्गठन विधेयक, पुनर्गठन क्यों? दोबारा से गठन कर रहे हैं, इसके लिए विधेयक लाया गया, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, तब जाके 1 नवंबर को हरियाणा राज्य बना। तो सितंबर 1966 में जेसी शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। आप देखो सितंबर 66 में कौन रही होंगी पीएम? इंदिरा गांधी। यानी जब हरियाणा अस्तित्व में आया तो आपके देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आला कमान बोल देते हैं पीएम को, जिसके हाथ में सारी कमान हो। पारित किया लंबे संघर्षों के बाद, क्योंकि आप तो 47 से ही एक्टिव थे, 48 में हमने देखा हम सच्चर फॉर्मूले के खिलाफ थे और हमने क्या क्या किया। अब इतने सालों बाद जाके लंबे संघर्ष के बाद 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा, इसको थोड़ा सा समझना सभी लोग, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो ध्यान से, आपके देश में 1956 में राज्य बने, 7th अमेंडमेंट किया गया था, वो जो किताब थी ना जिसको आप कहते हैं संविधान, इसमें संशोधन किया गया 7वां, और इसके तहत आपके देश में राज्यों का गठन हुआ, बहुत सारी बातें लिख दी गई। फिर 10 साल बाद जाके 1966 में एक और अमेंडमेंट हुआ राज्यों के निर्माण को लेकर, जिस अमेंडमेंट के कारण बाद में आपका राज्य भी अस्तित्व में आया। तो आपका जो हरियाणा बना है ना, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि 7वां आएगा या इसमें 18वां आएगा। तो अब ध्यान से देखो, 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में। ये हरियाणा कहीं नहीं लिखा है इसमें, आप इसको डिटेल से पढ़ना, मैंने पूरा पढ़ा इसको ध्यान से, इसमें कहीं नहीं लिखा कि हरियाणा बनेगा। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश में राज्यों के गठन को लेकर 2 बड़े अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन हुए। एक 56 में हुआ था 7वां, जिसके तहत वो सारे राज्य बने थे, और फिर एक हुआ है आपके 66 में 18वां, इसलिए कहते हैं कि हरियाणा 18वें। वैसे अगर आप देखोगे ना तो 7वें की कंडीशन और 18वें की ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी पढ़ने में, दोनों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थे। तो इसलिए क्योंकि उस साल को फोकस कर रहे हैं, यहाँ 18वां लिख दिया। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1966 को, सेम ही तो संशोधन का साल है, को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। धर्मवीर, श्री धर्मवीर, ये आपके राज्यपाल बने, गवर्नर बने, और पंडित BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, जो आपके हरियाणा के बेरी के है, झज्जर बेरी के, को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सेम डेट पर मुख्यमंत्री बने बिना इलेक्शन के। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि राज्य बन गया तो राज्य में पहले काम करने के लिए कुछ आदमी चाहिए ना, इलेक्शन होगा, फिर चुना जाएगा नया, तब तक भी तो आपको राज्य चलाना है। ये ऑलरेडी इलेक्टेड थे, ऐसा नहीं कि एकदम से बीच में से उठा लिए। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो 54 जो आपके बड़े बड़े ये एमएलए हैं ना, 54, ये वहां से यहाँ आए कि भैया ठीक है, ये हमारा इलाका था, हम यहीं से इलेक्टेड थे, हम यहाँ काम करेंगे। फिर अगले ही साल, अगला साल मतलब है नवंबर में तो आप बैठे हैं, मार्च 1967 में है, 4 महीने के अंदर अंदर हरियाणा में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, और फिर नई सरकार आपकी आ गई जो लोगों ने चुन के भेजी थी। तो इन 4 महीनों के अंदर अंदर आपकी जो सीट 54 थी ना, पहले 54 आदमी आए थे पंजाब से हरियाणा में काम करने, ये नवंबर की घटना है। इन 54 में से एक ये थे पंडित
बीडी शर्मा। अब अगले साल मार्च में 1967 में इलेक्शन हुआ और 81 सीट्स में आपके राज्य में इलेक्शन के थ्रू आदमी चुने गए, 81 सीट्स पर। फिर आपके देश में जनगणना हुई, हर 10 साल में होती है ना, तो आपका हरियाणा बना 1966 में। अब जनगणना होती है 61 के बाद 51 में, तो आपकी जनगणना 1971 की जनगणना के बेसिस पर 1977 में आपके राज्य की सीटें 81 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 90 सीट। और अब आपकी सीटें कितनी हैं, 90 ही हैं, क्योंकि 2026 तक आपकी सीटें न बढ़नी न घटनी। ठीक है, तो ये याद रखना। जब पंजाब से हम अलग हुए तो 54 आदमी आ गए कि भैया ठीक है हम इस इलाके के हम यही काम करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन 67 में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए गए तो आपके यहाँ पर 81 सीटों पर इलेक्शन हुए। और फिर 71 में जब देश की जनगणना हुई और आपकी भी जनगणना हुई अलग से हरियाणा के नाम से, गृह मंत्रालय ने कराई, तो फिर हमारी सीटें बढ़ा दी गई और फिर सीटें हमारी कितनी हो गई थी, 81 सीटें, ये सॉरी 90 सीटें जो अब है, ये 77 में हुई हैं। वैसे पहला चुनाव जो जनता के थ्रू हुआ उस पे 81 सीटें थी। दो अलग अलग बातें बता रही हूँ ये। वैसे आ गए थे उठ के 54 आदमी, फिर इलेक्शन कराए 3-4 महीने बाद 81 सीटों पर। तब तक आपकी जनगणना अलग थी ही नहीं, और जनगणना पर्सनल नहीं होती, जनगणना देश करता है। जब उसको ठीक लगेगा 10 साल बाद तब वो जनगणना करेगा। तो अब जनगणना के बाद हमारे आंकड़े नए आए, उन आंकड़ों को के बिहाफ पर हमने सीटें कितनी बना रखी है, 90। हमने क्या बना रखी है, जो आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से मानी गई। ठीक है, तो ये बीडी शर्मा ये सीएम बने। समझ में आ गया होगा अब ये कि किस कारण वो 7वां कहलाता है, 18वां कहलाता है, सीट्स कैसे कैसे घटी बढ़ी हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं। हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य बनाया गया, जिसमें 6 मंडल, 22 जिले, 93 तहसील और 140 खंड हैं। ये घट बढ़ सकते हैं। जब हम पेपर से पहले तैयारी करेंगे ना तो हम इसको एक बार डिटेल से पढ़ेंगे, कितने मंडल, कितने उपमंडल, कितनी तहसीलें और कितने जो है अपने जिले, फिर कितने उनमें कस्बे हैं, कितने गांव हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। वो सब आंकड़े हैं जब इसको राजनीतिक तौर पे पढ़ेंगे। इतिहास में हरियाणा शब्द की चर्चा। क्या हरियाणा शब्द इतिहास में था? बिल्कुल। ऋग्वेद में हमारा नाम है रज हरियाणे। रज होती है मिट्टी, रज मतलब मिट्टी, तो रज हरियाणे हमारा नाम रहा। ब्रह्माव्रत हमें कहा गया और श्रीकंठ जनपद हमें कहा गया। ढेरों नाम है हरियाणा के जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। तो क्या बता रहे हैं ये, हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग विश्व के प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें रज हरियाणे के रूप में किया गया। ये पूछा गया कई बार, रज हरियाणे कहाँ लिखा हुआ है, तो हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद जिनमें आर्यों के टाइम की सारी बातें हैं। मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है? स्मृति ग्रंथ है ना, जिसमें मनुस्मृति को जानते हो क्या कहते हैं? दुनिया का पहला संविधान कहते हैं। ये कानूनों की किताब थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत मानी गई कि ये जब लिखी गई तब ब्राह्मणों का सर्वोच्च काल था, तो इसमें ब्राह्मणों को तो बहुत अच्छा दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोगों को बहुत निम्न दिखाया गया, जिसके की कारण बहुत लोग कहते हैं कि मनुवादी सोच के लोग जो हैं वो ठीक बातें नहीं करते। इस कारण से शुंग काल में इसकी रचना हुई थी मनुस्मृति में। इसमें हमें क्या कहा गया कि ये ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त। तो भारत का नाम ब्रह्मावर्त कहाँ लिखा गया है? मनुस्मृति में। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। स्मृति है ना जो याददाश्त पे बेस्ड लिख दी गई है, तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, उसमें हमारा नाम है ब्रह्मावर्त। हमें रज हरियाणे कहाँ लिखा गया है? अपने ऋग्वेद में। और इसे सरस्वती की, हरियाणा किसके बीच में बसा हुआ? देखो 2 पवित्र नदियां बता दी कि हरियाणा बसा हुआ है सरस्वती नदी और दृशद्वती नदियों के बीच में। ये कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में। सबसे प्राचीन स्मृति है ये, शुंग काल में लिखी गई, ईसा पूर्व की शताब्दी में। और हमारा नाम क्या बता दिया? ब्रह्मावर्त हमारा नाम है। ब्रह्मा भगवान से याद कर लेना। बाणभट्ट, बाणभट्ट पता होगा ना आपको, हर्षचरित जिसने लिखी है। बाणभट्ट किसके दरबार में था? 7वीं शताब्दी के राजा थे हर्षवर्धन, इनके दरबार में। तो इस बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित, राजा हर्षवर्धन के लिए। हर्षवर्धन ने राज किया 606 से लेके 647 एडी की बात है, यानी 7वीं शताब्दी में इसने राज किया। इसकी पहले राजधानी थी थानेसर, कुरुक्षेत्र वाली। बाद में इसने अपनी बहन की शादी जहां की थी उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया था, बंगाल और एमपी साइड के, मालवा साइड के राजाओं ने मिलके। तो फिर इसने अपनी बहन की प्रॉपर्टी भी संभाली और फिर इसने राजधानी बनाई थी कन्नौज, जो यूपी का इलाका है। तो इस तरह से हर्षचरित किताब लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। इसमें 8 अध्याय हैं। ये भी एचएसएससी ने पूछा था, जिनमें से शुरुआती 3 में हर्ष के प्राचीन जो कोई इनके
पुश्तैनी लोग रहे उनका वर्णन है, और अगले 5 में हर्ष की विजय और हर्ष के काम का सारा वर्णन है। इस इतने प्रतापी राजा को भी नर्मदा के तट पर हरा दिया था पुलकेशियन द्वितीय ने, जो चालुक्य वंश का था। ठीक है, तो बाण भट्ट ने लिखी किताब हर्षचरित, उसमें हमारा नाम क्या दिया, श्रीकंठ जनपद। तो देखो ब्रह्मावर्त किसमें कहा गया, मनुस्मृति में, जो सबसे प्राचीन स्मृति है। रज हरियाणे कहा गया हमें ऋग्वेद में, और श्रीकंठ जनपद किसमें कहा गया, जो हर्षचरित लिखी है किताब किसने, बाण भट्ट ने। तो इस किताब में हमारा नाम है श्रीकंठ जनपद। ठीक है, 10वीं सदी में महापुराण, इसके रचयिता हैं पुष्पदंत, उन्होंने कहा हरियाणाऊ, ये हमारा नाम है हरियाणाऊ। तो कितने ही नाम बदले हरियाणा के, पर कुछ खास हैं जो एग्जाम में आते हैं। श्रीकंठ जनपद बहुत बार आता है। कहा गया हरियाणा के विभिन्न उप क्षेत्रों के प्राचीन नाम हैं। अब हमारे पुराने नाम क्या थे वो इसमें दिए गए हैं। ये बहुत बार आपने देखा होगा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं इनको नहीं पढ़ा रही क्योंकि इसको टॉपिक को भी थोड़ी देर में उठाते हैं दोबारा से। पहले बातचीत कर लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे उससे जुड़ी हुई। ठीक है, ये पुराने और नए नाम दिए हुए सारे, इनको मैं पढ़ा दूंगी जरूर। हरियाणा की अवस्थिति देखो, अब तुम्हें ये समझ में आएगा। मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि हरियाणा नेचुरली 4 चीजों के बीच में स्थित है। किस किसके में, एक तरफ है ये वाली नदी आपको दिख रही होगी घग्गर नदी, एक तरफ है, ये नहीं विजिबल नहीं है, अच्छा ये वो बता रहे हैं कि मैप विजिबल नहीं है। अगर विजिबल नहीं है कोई बात नहीं, एक आइडिया दे देती हूँ। इस तरफ है आपकी घग्गर नदी, इस तरफ है आपकी यमुना नदी, यहाँ है आपकी शिवालिक की पहाड़ियां, और यहाँ है आपकी अरावली की पहाड़ियां। ये आप अगर पीडीएफ में निकालोगे, बुक होगी ना आपके पास, तो देख लेना, कुछ नहीं था इस मैप में। अभी ये नहीं पढ़ाऊंगी, ये वाला मैप अभी नहीं पढ़ाऊंगी, इसको दूसरे मैप्स मैंने बनवा लिए हैं बहुत बढ़िया, उनसे पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसमें आपको कलर्स वगैरह सब दिखेंगे। चलिए, हरियाणा का देश में पहला स्थान, किस किस चीज में हरियाणा नंबर 1 है, तो हरियाणा ढेरों चीजों में नंबर 1 है। हरियाणा के लोग जिन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई ट्रैक्टर में हमारा नाम है, अब तो हम पंचायती राज में पढ़े लिखे पंचायती राज वाले कहलाने लग गए हैं। हमने गौ संरक्षण अधिनियम सबसे पहले बनाया, वैट हमने बहुत पहले लागू किया, ट्रैक्टर के निर्माण में हम बहुत आगे हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण हरियाणा में होता है, और हरियाणा में याद है आईसर पढ़ा था हमने फरीदाबाद में पढ़ा, औद्योगिक नगरों में कई सारी चीजें थी ना, जेसीबी भी थी और आइसर भी था, वहां केल्विनेटर फ्रिज भी बनते थे। तो ट्रैक्टर जब भी आएगा तो हरियाणा का फरीदाबाद याद करना, और हरियाणा तो देश में नंबर 1 है ही। कृषि ऋण माफ करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है, जिसने किसानों का कृषि ऋण भी माफ किया। अब नहीं, बहुत पहले किया था, तो तब की बात है कि हम नंबर 1 थे। स्वास्थ्य आपके द्वार, ये योजना चलाई जिसके थ्रू आपके गांव में घर घर में आंगनवाड़ी से औरतें पहुंचती हैं, जो आपकी आशा हेल्थ वर्कर्स होती है ना, और ये जाके बच्चों को इंजेक्शंस लगाती हैं और टाइम टू टाइम उनको दवाइयां देती हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है स्वास्थ्य आपके द्वार, यानी हम आप तक पहुंचाएंगे सुविधाएं। ये योजना आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य भी हम ही हैं। भारत सरकार द्वारा सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता है खुद पीएम आए थे पानीपत में, माधुरी दीक्षित, मेनका गांधी। पिछली सरकार का जो टेन्योर था ना, 22 जनवरी 2015 में, ठंड का दिन था, उस दिन पानीपत में पहुंचे थे। तो भारत सरकार ने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, आज पूरे देश में चल रहा है ये। यहां से क्यों करनी पड़ी समझ गए, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात देश में सबसे खराब था। पूरे देश में सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा का है, 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो हरियाणा के पानीपत में आना पड़ा। वैसे पानीपत बाकियों से ठीक है, बाकियों से मतलब सबसे खराब है गुड़गांव, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। वहां का इतना बुरा हाल है कि 854 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। सेकेंड लास्ट है सोनीपत, 856। बहुत खराब है दोनों के आंकड़े। वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य भी हम ही हैं। बुढ़ापा पेंशन अब तो बहुत सारे लोग देते हैं, पर सबसे पहले हमने दी थी। लड़कियों को स्नातक मतलब ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, सामान्य भी और तकनीकी भी निशुल्क देने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है, ऐसा हरियाणा दावा करता है। फसल बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। देश में सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका 2-3 बार ये, देश में सबसे पहले आधुनिक आंगनवाड़ी गांव में होती है ना, छोटे बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खोली जाती है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE पर काम किया जाता है। यानी वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनकी केयर, उनको अच्छा खाना मिल जाए, उनकी दादी उनको ले जाए, वो 2 घंटे बैठाएं, फिर उनको कहीं चने बांट देते हैं, कहीं इस तरह का न्यूट्रिटिव खाना। तो ये आंगनवाड़ी चलती है हमारे देश में। इंडिया में, पूरे इंडिया में एक बहुत एडवांस्ड आंगनवाड़ी स्थापित करने वाला राज्य हरियाणा बना, और ये सोनीपत के हसनपुर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सोनीपत के हसनपुर गांव की आंगनवाड़ी हरियाणा, इंडिया में इनफैक्ट सबसे एडवांस्ड आंगनवाड़ी है। ये हसनपुर कई जगह मिलेगा,
कई सारे जिलों में हसनपुर नाम का गांव बहुत कॉमन नाम है। हसनपुर दो इंपॉर्टेंट है, एक तो सोनीपत वाला आंगनवाड़ी के चलते, और एक हसनपुर आपका पलवल वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपकी ये जो नदी है ना यमुना, ये वहां से मुड़ के और यूपी की तरफ मुड़ जाती है। तो दो हसनपुर आपके काम के हैं, एक आंगनवाड़ी में नंबर 1 है देश में, और एक जगह जाके आपकी हरियाणा की लास्ट बाउंड्री टच करती है हसनपुर गांव पलवल को, उसके बाद आपकी यूपी की तरफ मुड़ जाती है यमुना। पहले वो हसनपुर गांव फरीदाबाद में आता था क्योंकि 2008 से पहले पलवल फरीदाबाद का ही हिस्सा था। ठीक है, तो ये दो हसनपुर याद रखना है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आपके बंसीलाल, कई लाल है ना, ये तो चौथे लाल है आजकल जो है, मनोहर लाल, बंसीलाल, भजन लाल, देवीलाल, सुना है आपने सबका नाम। तो बंसीलाल जो है ना, इनके शासनकाल में देश में सबसे पहले सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला राज्य हरियाणा था। हरियाणा इंडिया का सबसे पहला राज्य है जहां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 1970 में, और खुद आपके देश की आला कमान इंदिरा गांधी दिल्ली से हरियाणा के करनाल के नीसिंग ब्लॉक में आई थी और वहां से लाइव हुआ था पूरे देश में, ये न्यूज बनी थी। नीसिंग ब्लॉक में करनाल में पड़ता है ये। इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे बंसीलाल जी के साथ। बंसीलाल जी की एक इम्पोर्टेंट जगह थी देश में इंदिरा गांधी के, ये लगा लो कि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और उनके टाइम में ये पहली अचीवमेंट थी पूरे इंडिया के लिए कि एक ऐसा राज्य है जहां 100% गांव तक बिजली पहुंच गई। वो अलग बात है कि बिजली आती है कि नहीं आती, लेकिन कम से कम तार गाड़ दिए, वहां खंबे खड़े कर दिए और वहां बिजली कनेक्टिविटी पहुंचा दी। तो इसलिए इंदिरा गांधी खुद आई थी हरियाणा के करनाल के नीसिंग ब्लॉक में। 1970 में आपके राज्य को कौन संभाल रहा था? बंसीलाल जी। यही तो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये? हरियाणा के निर्माता हैं ये, आधुनिक हरियाणा के। वैसे हरियाणा के निर्माता ढेर हैं, लेकिन आधुनिक हरियाणा इनके कारण बना, क्योंकि अगर बिजली पहुंचेगी तो सिंचाई के साधन इजीली पहुंचेंगे, बिजली पहुंचेगी तो विकास पीछे पीछे आ जाएगा। इसीलिए बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश में सर्वाधिक शिक्षित पंचायत आपकी है। कैसे? क्योंकि आपके राज्य ने कंपलसरी कर दिया कि जिसको पंचायत में खड़े होना है ना इलेक्शन में, उसके लिए कुछ बातें मानना अनिवार्य है। जैसे अगर कोई भी चाहता है कि मैं गांव का सरपंच बनूं या मैं पंचायत का हिस्सा बनूं, तो उसके लिए क्या जरूरी कर दिया हरियाणा ने कि अगर वो जनरल कास्ट से है, क्योंकि इसकी सीट्स कभी एससी बनते हैं कभी जनरल बनते हैं, इस तरह से होती है ना। तो मान लीजिए कोई जनरल कास्ट का है तो उसके लिए 10th पास होना कंपलसरी है। ये जरूरी है कि कोई भी अगर पंचायत में हिस्सा लेना चाहता है, भाई गांव का पंच बनना चाहता है, इलेक्शन होता है ना ये, तो इसमें उसका 10th पास का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर वो 10th पास नहीं है तो वो इलेक्शन में उठ ही नहीं सकता, जीतना तो बहुत दूर की बात है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई महिला है तो महिला तो 10वीं नहीं पढ़ सकती। बहुत सारी महिलाएं 10वीं नहीं पढ़ती थी, अब तो पढ़ती हैं, लेकिन फिर महिलाओं को कहा कोई बात नहीं, महिलाएं हैं तो 8th पास चल जाएंगी। 8वीं पास महिला, जनरल कैटेगरी वाली, एससी नहीं, एससी को और घटा दिया। फिर कहा भाई एससी को भी इतना अच्छा मौका नहीं मिलता कि वो 10वीं पढ़ पाए, गरीब होते हैं बहुत सारे लोग, तो कहा कोई बात नहीं, एससी भी 8वीं चल जाएगा। यानी एससी कैटेगरी का कोई आदमी है या जनरल कैटेगरी की कोई महिला है तो वो 8वीं पास होने चाहिए, आदमी 10वीं पास होने चाहिए। औरत 8वीं पास चल जाएगी जनरल कैटेगरी की, एससी आदमी भी 8वीं पास चल जाएगा। फिर कहा अगर एससी पे महिला उठाएं तो इलेक्शन में, अब एक तो एससी ऊपर से महिला, तो उसको तो कोई पढ़ने ही नहीं देगा। फिर ये कहा अगर कोई तीसरी कंडीशन, अगर कोई महिला भी है और वो महिला होने के नाते वैसे ही 8वीं करनी थी और वो एससी कैटेगरी की भी है, तो सिर्फ 5वीं पास का सर्टिफिकेट लगा देना। तो ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है आपके देश में। आप खुद सोचो क्या कह रहे हैं ये कि भारत का ये सर्वाधिक शिक्षित पंचायत है। ये सर्वाधिक के आंकड़े लिखे हैं मैंने। अगर आदमी है तो 10वीं पास होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, एससी है तो 8वीं पास, महिला जनरल है तो 8वीं पास, और महिला भी और एससी भी है तो 5वीं पास। और आप इसको कह रहे हैं कि सर्वाधिक शिक्षित पंचायत है। ये कितने शर्म की बात है। और शुक्र करो इतना इसमें है, क्योंकि एमएलए एमपी का तो ये भी नहीं है, वो तो 10वीं फेल हो 8वीं फेल हो, उनका कोई सर्टिफिकेट कहीं नहीं लगता। तो ये कितने शर्म की बात है कि इस देश के लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए नीतियां वो डिजाइन करते हैं जिनके अपने 5वीं पास होने के भी सबूत नहीं है आधों के पास। ये तो पंचायत में तो मांग रहे हैं, एमएलए के इलेक्शन में कोई नहीं मांगता, एमपी के इलेक्शन में कोई नहीं मांगता। तो ये भी एक शर्म की बात है कि इतना कम पढ़ के भी हमें लगता है कि ये सर्वाधिक शिक्षित पंचायत के लक्षण हैं। तो आपके देश की ऊपर की हालत कितनी खस्ता होगी आप खुद इमेजिन कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वैट क्या था? वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स था ना, जिसमें कि वैल्यू ऐड कर दी जाती थी टैक्स उसमें, फिर एक लास्ट में जाके एक आदमी पे कि भाई जिस ऐसा ना हो कि हर तरह के लोग
टैक्स लगाते जा रहे हैं, चीजों की कीमत बढ़ा रहे हैं। 2005 में वैट आया, सबसे पहले हमने लागू किया, हरियाणा ने। गौ संरक्षण कानून, ये पेपर में आ चुका, गायों का संरक्षण करने के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। ये अच्छी बात है, प्राउड की बात है। क्या गायों के लिए कानून बनाना आपके संविधान में कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल। आपके संविधान के नीति निर्देशक जो तत्व है ना, उसके आर्टिकल 48 का संबंध इसी तरह की चीजों से तो है, वन्य जीव और इन सब से है। तो इसमें गौ संरक्षण के लिए भी काम किया गया। ये नीति का निर्देश था, हमने इसको आदेश मान के अपने यहाँ कानून बना दिया। तो गौ संरक्षण कानून आपके राज्य में कब बना? 2015 में। ये देश का पहला राज्य है जहां पे गायों की और उनके जो गायों के बच्चे होते हैं, इनकी रक्षा के लिए हमने कानून बनाया। तो कितनी अच्छी बात है। वैट हमने सबसे पहले लगाया। ये शिक्षित पंचायत हमारी, हमसे पहले वैसे शिक्षित ना राजस्थान की थी, लेकिन सर्वाधिक शिक्षित हमारी है। भारत में सबसे पहले सैनिक आईटीआई होते हैं ना, जहां कोर्सेज करते हैं, तो सैनिक आईटीआई सबसे पहले कहां स्थापित हुई है? हमारे हरियाणा में। नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार दिया जाता है, 6 करोड़ रुपए। किसको दिए जाते हैं? जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल उठाता है उसको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके बाद AC, अगर कोई एशियन में उठाता है तो उसको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, और कोई अगर कॉमनवेल्थ में उठाता है तो उसको कम रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से डिवीजन कर रखा है कि भाई सबसे बड़ा जो प्राइज है वो 6 करोड़ रुपए का मालिक बन गया तुरंत अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड लाता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना कोई नहीं देता। लोग प्राइज देते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, लेकिन हमने कितना कर रखा है? 6 करोड़। क्यों? ताकि हरियाणा के लड़के और लड़कियां खेलने की तरफ आकर्षित हों, वो खेलने के लिए आगे बढ़े। तो 6 करोड़ कोई छोटी चीज थोड़ी है। नेक्स्ट, देश का सबसे पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये काम की चीज है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को आप कहते हैं, ये इंदू है, INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इंदू, पेपर में इंदू आएगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या ये। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और इंडियन है ही, तो इसलिए इसका नाम क्या है? इंदू। अब से पहले हमारे पास NDA था, नेशनल डिफेंस अकेडमी। कहाँ था ये? खड़गवासला। कहाँ पड़ेगा ये? खड़गवासला आपके पुणे में। और पुणे कहाँ पड़ेगा? पुणे आपके पड़ेगा महाराष्ट्र में। यहाँ 12वीं पास लड़के जाते थे, 12वीं के बाद फिर उनको लगभग उनका मेरे ख्याल 3 साल का कोर्स है, जिसमें उनको खूब रिगरस ट्रेनिंग देते हैं, बहुत बढ़िया। उनको ये मान लो मेंटली फिजिकली उनको इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो हीरा बन के चमक जाते हैं। उसके बाद फिर उनको भेजा जाता है IMA में, देहरादून में, अलग अलग जगह। जैसे आर्मी वालों को अलग भेज देते हैं, नेवी वालों को अलग, एयरफोर्स वालों को अलग। यहाँ सबकी साझे की ट्रेनिंग होती है NDA में। ऐसे ही एक था NDC, नेशनल डिफेंस कॉलेज। ये नेशनल डिफेंस अकेडमी थी, ये नेशनल डिफेंस कॉलेज था। ये आपके नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। कॉलेज दिल्ली में है, ऐसे याद कर लेना। अब बन गई है आपकी इंदू, NDU। आई छोड़ दो, अगर हम आई को छोड़ दें तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये नेशनल डिफेंस अकेडमी। अकेडमी पुणे में है, कॉलेज दिल्ली में है, और ये आपके हरियाणा बिनौला गांव में, हरियाणा में। तो कितनी बड़ी बात है कि सोचो, पूरे देश की यूनिवर्सिटी है जहां पे डिफेंस के बारे में शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। और ये कहाँ बनाई गई है? हमारे हरियाणा के बिनौला में। तो ये गुड़गांव में। बहुत बड़ी अचीवमेंट मानो, क्योंकि पुणे खड़गवासला को सब जानते हैं, NDA को, NDC भी सब जानते हैं। अब NDU हमारे यहाँ पर 2013 से इस पे काम चल रहा है, कई साल लगते हैं इन चीजों को पूरा होने में। ठीक है। हरियाणा राज्य सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य है। हमने पहले सब गांवों में बिजली पहुंचाई, 70 में खुद इंदिरा गांधी आई, और अब हम कह रहे हैं कि सब गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया हमने। वरना कच्ची सड़कों से तो पहले भी बहुत सारे गांव कनेक्टेड थे। हमने देश में सबसे पहले पक्की सड़कें पूरे हर एक गांव तक पहुंचा दी, बिजली पहुंचा दी, पक्की सड़क पहुंचा दी। तो हम नंबर 1 अपने आप बन गए। गौ संरक्षण के लिए हमने काम किया, कई अच्छे काम किए हमने। नेक्स्ट कह रहे हैं, भारत सरकार द्वारा, तो ये हमारा खुद का अचीवमेंट नहीं है, भारत सरकार ने देखो क्या किया। भारत सरकार द्वारा देश की पहली CNG ट्रेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड जिसको दबाया जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये 15 जनवरी 2015 को चली। देश की पहली, आपकी पर्सनल नहीं है ये, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि हमारे राज्य में चली है। कहां से कहां? रेवाड़ी से रोहतक। कई बार पेपर में आता है रोहतक से रेवाड़ी या रेवाड़ी से रोहतक, तो रेवाड़ी से रोहतक में इसको टिक करना, क्योंकि रोहतक आपके स्टेशन पे वो बाद में आई थी, और आपका हरियाणा का सबसे बड़ा जो जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, वो रेवाड़ी में है। ये मैंने आपको बताया भी हुआ था पढ़ाते टाइम
रेवाड़ी के रेलवे जंक्शन से ट्रेन चली थी, रोहतक तक पहुंची थी। उल्टा मत कराना, रोहतक से रेवाड़ी वापस गई होगी, मना नहीं कर रही मैं, लेकिन शुरुआत की पहली यात्रा कहां से कहां है? रेवाड़ी से रोहतक में। ठीक है, तो ये 2015 में सीएनजी से चलने वाली पहली ट्रेन थी आपके देश की और आपके राज्य में चली। जैसे यूनिवर्सिटी आपके देश की पहली बार आपके राज्य में बनेगी। भारत की पहली निजी मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो, रिलायंस के पास है ना प्राइवेट का सारा कामकाज, चलाने वाला नवंबर 2003 में राज्य हरियाणा गुड़गांव में है। गुड़गांव में आप जानते हैं आपका बहुत एडवांस शहर है, सारा कल्चर वहां जाने के बाद लगता है विदेश में आ गए। पूरा कल्चर इस तरह का है, मेडी सिटी आपकी वो है, और टेक्नोलॉजी के मामले में तो बहुत बहुत एडवांस है। और दुनिया के बेहतरीन 100 कंपनीज में से 93 तो आपके हरियाणा में गुड़गांव में बना के बैठी हैं अपने ऑफिसेस। तो कितना बड़ा कामकाज है, कॉल सेंटर है। तो यहाँ पे उस निजी मेट्रो की इंपॉर्टेंस थी, रिलायंस ने चलाई थी ये निजी मेट्रो, इसका खर्चा रिलायंस ने उठाया, इसकी स्पीड बाकी मेट्रो से बहुत ज्यादा थी, इसके स्टेशन ज्यादा नहीं थे, ये एयरपोर्ट से चलती थी क्योंकि एयरपोर्ट पे ही लोग आते हैं अमीर टाइप के जो आते हैं विदेशों से, और सीधे फिर वो गुड़गांव की कनेक्टिविटी थी, कोई उसमें खास स्टॉपेज नहीं था। तो ये पहली बार निजी मेट्रो आपके देश में कहां चली है? इससे पहले कहीं नहीं चली थी, हरियाणा के गुड़गांव में। तो कितना स्मार्ट शहर है कि आपके यहाँ पर्सनल मतलब निजी मेट्रो यहाँ पर चली 2003 में। 1, 2, 3 याद है? 2003 में आपकी कल्पना चावला की भी डेथ हुई थी। देश में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए, कभी पानीपत का युद्ध, कभी पांडवों का युद्ध, कौरवों का, ढेर युद्ध हुए, ये कहाँ हुए हैं? हरियाणा। तो लड़ाई झगड़े में युद्ध स्थल जो है ऐतिहासिक वो आपके यहाँ है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP यानी मोबाइल नंबर दूसरे उसमें चेंज करने का जो सुविधा है, ये पहला देश का राज्य बना आपका हरियाणा। तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अब तो हर जगह पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले MNP को आपके राज्य हरियाणा ने प्रमोट किया, इसने यूज किया। तो वैट सबसे पहले यहाँ आया, ट्रैक्टर सबसे ज्यादा यहाँ बनते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी पंचायत आपकी है, गौ संरक्षण अधिनियम आपके राज्य में आया, इंदू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आपके यहाँ बन रही है। सारे बड़े बड़े काम जब पूछें कि कहाँ हो रहे हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ हो रहे हैं, चाहे उनमें से आधे हो ना रहे हो, लेकिन हमें कहना है ये हमारे यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, अब हरियाणा में प्रथम का टॉपिक है अगला, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने हरियाणा के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली। हरियाणा बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है, ये सबको बार बार पढ़ने पड़ते हैं तभी याद होते हैं। अब जैसे 5-7 मैंने बताए, भाई प्राइवेट मेट्रो पूछे तो इसका नाम आएगा, CNG वाली पूछे तो कहां से कहां चली? रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक से रेवाड़ी नहीं, रेवाड़ी से रोहतक। तो 2 तो ट्रेन के पॉइंट हो गए। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यहाँ सबसे पहले हमने जो है लॉन्च किया सुविधा। इसके अलावा जो अपना जितना भी सिस्टम हमने देखा, गायों का, पंचायत का, 2-4 बार पढ़ लेना, ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। कल हम जानेंगे हरियाणा में प्रथम कि पहली बार हरियाणा में कौन किस पद पर पहुंचा और किसकी आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। कल इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।